संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से नए मामले 40,000 के आसपास बने हुए थे, जिनमें से आधे से अधिक मामले केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों से आ रहे थे। बीते 24 घंटे में 44,643 नए केसेस सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान सबसे ज्यादा हैं। इनमें से भी 22,000 से ज्यादा मामले अकेले केरल से सामने आए हैं। वहीं सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 4 अगस्त तक कोविड के डेल्टा प्लस स्वरूप के 83 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि बीते दिनों कोरोना से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है, जो कि चिंता का विषय भी बना हुआ है। मौतों का आंकड़ा 600 के पार आया, जो कि पिछले दिन 464 व गुरुवार को आए 533 मौतों के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,628 नए मामले सामने आए। बीते घंटों में 617 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर की तो महज 11 दिन में 31 कोरोना मरीज मिलने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। छतरपुर जिले के खजुराहो एवं लवकुश नगर में 2 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई। आने वाले त्योहार में अगर इसी प्रकार बाजारों में भीड़ रही तो एक बार फिर कोरोना अपना विकराल रूप दिखा सकता है। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपनी बिसात बिछा चुकी हैं। चुनावी रण तैयार हो चुका है। एक तरफ जहां चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। हर रोज कोरोना केसेस में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा। उधर कोरोना वायरस की जिसकी 2 बार मार झेल चुके हैं, अब वही कोरोना वायरस फिर से सर उठाए खड़ा नजर आ रहा है। तीसरी लहर के रूप में और ज्यादा शक्तिशाली व भयानक अवतार में आज हम बात कर रहे हैं नेताओं और मंत्रियों की। जिस तरह से नेताओं मंत्रियों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू किया है, रैलियां, जनसभाएं, तमाम हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा करना भी शुरू हुआ है। क्या ये कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने के लिए काफी नहीं है? कुछ सवाल जिनके जवाब शायद नेताओं मंत्रियों के पास भी ना हो, उन पर हम बातचीत करेंगे। सवालों की यदि बात करें तो कोरोना पर हावी है चुनाव? क्या मंत्री नेताओं को नहीं लगता डर? आम जनता पर प्रतिबंध नेताओं पर क्यों नहीं? चुनाव पर फोकस ज्यादा, कोरोना की तीसरी लहर पर क्या? सरकारी योजनाओं पर लगातार चर्चा, पर मौतों पर क्यों नहीं? चुनावी वादे जरूरी, पर जनता से किए वादों का क्या? शिवालय बंद, फिर भी उमड़ रही भीड़, प्रशासन मौन क्यों? एम्बुलेंस के पहिए जाम, जवाब देगा कौन? नेताओं के स्वागत में क्यों टूट रहा कोरोना प्रोटोकॉल? तमाम वो सवाल हैं, क्या मंत्री नेताओं को कोरोना से डर नहीं लगता? इन तमाम सवालों पर आज हम खास तौर पर बातचीत करेंगे। आम जनता पर प्रतिबंध है तो नेताओं पर क्यों नहीं? जिस तरह से हम तमाम कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। सरकारी योजनाओं पर लगातार चर्चा, पर मौतों पर चर्चा नहीं की जा रही। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। चुनावी वादे जरूरी, पर जनता से किए वादों का क्या? शिवालय बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी सावन के इस महीने में हर शिवालय में भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा भी इस बात को लेकर हीला हवाली और ढिलाई बरती जा रही है। क्या ऐसे ही लगेगी कोरोना पर लगाम? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत उन विषयों पर करेंगे जिनको लेकर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। तमाम राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ही साथ आए दिन चुनावी रण में हम तमाम पार्टियों को उतरते हुए देख रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा की बात करें, सपा की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, तमाम पार्टियां जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन तमाम चुनावी रैलियों के बीच, चुनावी हथकंडों के बीच कोरोना को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नजरअंदाज करने का काम पार्टियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है।
तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी भारी संख्या में जब भीड़ एक जगह पर एकत्रित होती है तो क्या ये न्योता नहीं है कोरोना की तीसरी लहर के लिए, और इस तमाम रैलियों के साथ, इन तमाम कार्यक्रमों के साथ किस तरह से हम तीसरी लहर से बचाव कर पाएंगे और किस तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सबसे पहले स्वाति ओगले संवाददाता भोपाल से जुड़ी हैं, साथ ही साथ प्रिंस जायसवाल संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति आपके पास आएंगे, कोरोना की तीसरी लहर की यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार इस बात को लेकर आगाह किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है, कई जगहों पर हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे, ये बात अभी आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि किस तरह का विकराल रूप लेकर आएगी या कितनी सामान्य रहेगी तीसरी लहर, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की लापरवाही दिखाई दे रही है, ऐसे में खास तौर पे ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तीसरी लहर को और अधिक न्योता देने का काम किया जा रहा है। जी स्वाति कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है पूरे मध्य प्रदेश में 156 केस जो है वो कोरोना एक्टिव केसेस हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट जो है वो सागर बना हुआ है। पिछले 11 दिनों में सागर में 32 केसेस संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दमोह में 24 केसेस पाए गए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, टीकमगढ़ की अगर बात करें तो 2-2, 1-1 केसेस इस तरीके से पाए गए हैं। भले केसेस कम हो, लेकिन जिस तरीके से जिलेवार अगर देखा जाए तो जिलेवार क्योंकि इस वक्त 7 जिलों में संक्रमित केसेस पाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार बात कि जब सरकार को अगर किसी तरह का कोई त्योहार होता है, अभी आप देख लीजिए, अभी जैसे ही रक्षाबंधन आएगा वैसे ही सरकार कहेगी कि हम इस दिन के लिए लॉकडाउन करवा देंगे। लेकिन यही सारी चीजें जब सरकार अपनी तरफ से कोई कार्यक्रम चलाती है, ऐसे वक्त में क्यों किसी तरीके के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता, जबकि मालूम है कि तीसरी लहर ने दस्तक दी हुई है। जी बिल्कुल स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच प्रिंस भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। प्रिंस, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से भोपाल की हमने बात की है, कई अलग अलग राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो क्या हालत है? दूसरी बात, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना की जो है महामारी अब तीसरी लहर पे कैसे आ रही है, अब सबसे पहले तो हम नेताओं से पूछना चाहते हैं कि जब नेता आते हैं तो उनके कार्यकर्ता हुजूम बना लेते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई मुंह पे मास्क नहीं। वो कौन है? क्या वो कोरोना को वो लेकिन ऐसे में वाली बात है, और ऐसे में तरीके से कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है, तीसरी लहर आ रही है। ऐसे राजनेता अपने आप में न जाने क्या समझते हैं कि जगह जगह पे प्रदर्शन, जगह जगह पे कार्यक्रम, जगह जगह पे मीटिंग रखना, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं, न कोरोना की न किसकी। राजनेता के पास क्या कोरोना नहीं आएगा? क्या आम जनता के पास ही कोरोना आएगा? ये राजनेता को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, सत्ताधारी में बैठे जो नेता बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए। गरीब इंसान जो है अपना गुजर बसर कैसे भी कर रहा है, हालांकि इनके पास तो वो मोबाइल नहीं है जो अपना टीकाकरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा सके। उनको दूर दूर तक कोविड सेंटर पे जाके वहां पे पर्ची का लाइन में लग के वहां पे जाके इनको वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता है। आज एक डोज लग गया, अब दूसरी डोज के लिए फिर धक्का खाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा जो है घिरे चली जा रही है, और राजनीति के तहत वहां पे समीकरण बनाया जाता है। राजनेताओं को कोरोना का डर नहीं है, सिर्फ आम जनता को ही कोरोना का डर है। इसमें कौन किसको सलाह क्या देगा?
जी आज बिल्कुल। राजनीति जिस जी तरीके प्रिंस, आप बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम विशेष तौर पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बात कर रहे हैं, और बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हलचल देखी जा रही है, तमाम तरीके के कार्यक्रम हम देख रहे हैं, और उन कार्यक्रमों में सबसे चिंताजनक बात जो है वो यह है कि भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि आगामी चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने की बात तो पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उसी बीच में कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं पूरे तौर पर लापरवाही देखने में आ रही है। क्या कहना है आपका? क्या इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कोरोना की तीसरी लहर को समय से पहले दावत देने का काम नहीं कर रहे? जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के कार्यक्रम आए दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देख रहे हैं, सड़कों पर भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, क्या ये तमाम कार्यक्रम समय से पहले कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दावत नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, ये बिल्कुल कतई इससे ये अपेक्षित नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि वोटों की राजनीति और टोटल राजनीति के चक्कर में सभी पार्टियां, चाहे रूलिंग या नॉन रूलिंग हो, वो अपने वोट की राजनीति में राजनीति चमकाने के प्रयास में कोरोना के मूल नियमों को भूल के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और बिल्कुल कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो अचानक पिछले सेकंड लहर की तरह फिर विस्फोटक ना हो जाए, और शुरुआत एक दो से होती है, हजार हजार लोग इकट्ठे होते मैं देखता हूँ, चाहे रैली हो, भीड़ हो, या बैठकें हो, या समारोह हो। राजनीतिक पार्टियों की कतई उम्मीद नहीं है, इससे बचना चाहिए, नहीं तो जनता बेचारी फंसेगी और फिर कहीं सेकंड लहर की तरह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना हो जाए। मेरा यह गुजारिश है राजनीतिक पार्टियों से, उनके नेताओं से, कृपा करके कोरोना को याद रख के ही अपने पार्टी, अपने विचारों और अपनी मीटिंग का प्रचार प्रसार करें। जनता को और खुद को अनावश्यक कोविड-19 की तीसरी लहर में धकेले नहीं, कृपा करके इस पर ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी चंद्रमणि, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हम लगातार देख चुके हैं, चाहे कल की बात करें या आज की बात करें, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को सड़कों पर देखा गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो तमाम राजनेता कल सरकार को लेकर, तमाम पार्टियों को लेकर सवाल उठाया करते थे कि भारी संख्या में रैलियां की गई और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, आज वो तमाम पार्टियां भी आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जवाबदेही किसकी? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से देश की राजनीति है या प्रदेश की राजनीति है, तो राजनीति में सत्ता पक्ष पे आरोप जरूर लगाते हैं विपक्षी दल, पर करते वही है जो सत्ता दल करता है या जिसका खतरा होता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ही पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से पंचायत चुनाव के बाद में जो संक्रमण बढ़ा था और दूसरी लहर सबने देखी, लेकिन उससे सबक ना लेते हुए इस समय की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ की बात करें, तो लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्ष की। अगर बात करें भाजपा की, तो कल भी उनका राजनीतिक प्रोग्राम था, आज भी है। वहीं पर अगर विपक्ष की बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो 2 दिन पहले अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाते नजर आए थे, तो आज भी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। यानी कि जो सामूहिक गैदरिंग है उसके कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, और ये समझना होगा कि जो आम पब्लिक है उसे इसका कहीं हर्जाना ना देना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से 8 राज्यों को दिखाया गया, बताया जा रहा है कि 8 राज्यों में आर वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय जरूर बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मार्च के आसपास जो हालात बने थे, कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि केरल में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की
पिछली बार संक्रमण की वजह से, डेल्टा वेरिएंट की संक्रमण की वजह से जो लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी थी। हालांकि इस बार किस तरह से सरकार मुस्तैद है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि अपनी तरफ से जो एहतियात हैं उनको जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना एक भयंकर तरीके से प्रकोप है उसका, और उसका संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो पहली लहर थी उसमें संक्रमण दर थोड़ा कम थी, फिर दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में जो संक्रमण दर थी वो काफी अधिक थी, और अब तीसरी लहर को ज्यादा भयावह बताया जा रहा है। वहीं पर कई जो चिकित्सा विश्लेषक हैं उनका भी कहना है कि जो तीसरी लहर है वो ज्यादा भयंकर होगी। और जिस तरह से 8 राज्यों में बताया जा रहा है कि जो आर वैल्यू है वो 1 से अधिक है, इसका मतलब है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो 1 से अधिक व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। जहां पर 0.7 आर वैल्यू थी वह 1 से अधिक जा रही, 1.3 के आसपास तक पहुंच रही। तो जरूर चिंताजनक विषय है, और इस पर सरकारें हैं या सत्ता दल हैं या विपक्ष के दल हैं, सबको मिलजुल कर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो आम जनता है इसमें आम जनता को नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो सत्ताधार जी बिल्कुल चंद्रमणि जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हम बातचीत करें, तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा लंबे समय से इस बात को लेकर आगाह किया जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे चुकी है, बल्कि केसेस के यदि आंकड़े हम देखें तो कई राज्यों में माना जा सकता है कि तीसरी लहर पहले ही दस्तक दे चुकी है। इन तमाम एक्सपर्ट्स की राय के बावजूद कहीं ना कहीं राज्य सरकारें और राजनीतिक पार्टियां क्यों इसको दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी लहर की तबाही अभी तक लोग भूले नहीं हैं। उसको लेकर तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसकी भरपाई अभी तक हो नहीं चुकी, और एक बार फिर से सबकी जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी प्रश्न रिपीट कर दें। जी मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने लगातार ये दावा किया था कि तीसरी लहर की आहट जुलाई से कभी भी हो सकती है, और कई राज्यों में केसेस के आंकड़ों को देखते हुए ये माना भी जा सकता है कि तीसरी लहर का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है, तो ये तमाम आंकड़े होने के बावजूद, एक्सपर्ट्स की सलाह होने के बावजूद भी क्यों ये तमाम सरकारें कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लापरवाह नजर आ रही हैं? एक बार फिर से क्यों ये एक बार जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही हैं? प्रियंका जी, बिल्कुल आपका अनुमान, आपका शक बिल्कुल सही है, और ऐसा लगता है कि तीसरी लहर का आगाज हो गया है। उत्तर प्रदेश में चाहे ना हो पूरी तरह, लेकिन केरल, महाराष्ट्र से दिल्ली आने में देर नहीं, और ट्रैवल आजकल इतना फास्ट है कि कभी भी हम तीसरी लहर का यहाँ भी आगाज हो जाएगा, और तब शायद हम एक परेशानी फंस जाएंगे। मेरा सभी दर्शकों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि जनता को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कृपया भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का प्रयोग करें, और जो राजनीतिक रैलियां और बैठकें और भीड़ भाड़ वाले जो सोशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल, उनसे बचें। देश पहले है, जनता पहले है, राजनीति बाद में है। कोरोना के साथ राजनीति न करें तो ही उत्तम होगा, नहीं तो हम फिर दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर के बाद और अधिक परेशानी फंस जाएंगे। जी बिल्कुल। स्वाति भी हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं। स्वाति, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की हम बातचीत कर रहे हैं, पिछले कुछ समय पहले हम देख रहे थे जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो लगातार कोरोना के आंकड़ों को लेकर तमाम राज्य सरकारों के द्वारा चर्चा की जाती थी, केसेस के बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन जैसे ही संक्रमण की दर कम हुई, लॉकडाउन खुला, एक बार फिर से अब चुनावी माहौल में चुनाव को लेकर तो चर्चा की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर, मौतों को लेकर राज्य सरकारों के द्वारा अब चर्चा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चुनाव पर फोकस किया जा रहा है और कोरोना को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया गया है? देखिए, ये सरकार जो है पहले से ही पहले आगाह करती है कि कोरोना की तीसरी लहर से आपको बचना है। उसके बाद जिस तरीके से अभी मैं आपको बता दूं कि पूरे एमपी में जो है इस वक्त जो है अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। ये अन्न उत्सव के तहत उनका एक ही नारा है कि गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली। लेकिन ये सारी चीजें अभी क्यों, जब आपको पता है कि तीसरी लहर पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है, तभी आपको ये सारी चीजें क्यों करनी? क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट है।
आगे चल के आपको जो आप उपचुनाव जो करवाने वाले हो या फिर किस तरीके की, अभी आपको बता दूं कि 9 तारीख से यहाँ पर जो है मानसून सत्र चालू होगा। ऐसे मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत आती जा रही है, इन 3 चीजों पर बहुत बड़े मुद्दे होने के कारण बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट इन लोगों को करना है ताकि इन सारे सवालों से ये बच सके। और आपको बता दूं कि चाहे सरकार चाहती तो ये तीसरी लहर के चलते इन सारी चीजों को एक तरफ साइड में रखकर उसके बाद जो है कुछ और अच्छा कर सकती थी, जब अगर ये लहर पूरी तरीके से चली जाती। लेकिन इस तरीके से सरकार का जो रवैया देखने के लिए मिल रहा है, जबकि उनको पता चल रहा है कि तीसरी लहर पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके से अगर सरकार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम इस वक्त सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। चंद्रमणि, आपके पास आएंगे। तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों की हम बात करें तो सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर अभी भी संख्या को लेकर प्रतिबंध है। हालांकि काफ़ी जगहों पर हम ये देखते हैं कि वो उस प्रतिबंध का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन नियम के हिसाब से अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने में एक संख्या तय, उस संख्या के आधार पर ही कार्यक्रम किए जाते हैं। तो फिर राजनीतिक पार्टियां जब ये कार्यक्रम करती हैं और इतनी भारी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं तो उनके लिए नियम कानून अलग क्यों? इसके विषय में राजनीतिक पार्टियां या सत्ताधारी दल ही बता सकता है कि जब उनके राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो इतनी गैदरिंग कैसे होती है। हालांकि जो शादी विवाह है व जो अन्य साधारण आदमी के लिए सामान्य कार्यक्रम है उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और बाकायदा लोगों की संख्या निर्धारित है कि इससे अधिक नहीं हो सके। लेकिन जब राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और बड़े बड़े लोगों के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, और हम अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में ही अगर जो दोनों बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश के, दोनों के राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो प्रशासन है उनकी मंशा पर सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या वो वाकई जो कोरोना इतनी भयावह बीमारी है उसको लेकर सचेत हैं, और दूसरी लहर में जब उसके भयावह परिणाम देख चुके हैं उसके बावजूद भी क्या वो सबक नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब उसका भयंकर प्रकोप देखने को मिलता है उसके बाद में जरूर एक्शन में आती हैं सरकारें और उसको लेकर तमाम बातें की जाती हैं। पर अगर पहले से सावधानी बरती जाए और पहले से ही प्रिकॉशन लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है। वहीं पर आम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग चीज है और उनका जीवन ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम में भी आम लोग ही जाते हैं, तो उन्हें भी ये अवेयर होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कोरोना के दौरान की पिछली जब दूसरी लहर आई थी तो कितनी जानें गई थी। और अब तो राजनीतिक कार्यक्रमों में ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते हैं, या जो गाइडलाइंस है सैनिटाइजर या जो तमाम चीजों का प्रिकॉशन लेने की बात की जा रही थी वो बिल्कुल नदारद नजर आता है। ये जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है। और जिस तरह से पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में जिस तरह से प्रसार हुआ था और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद में जिस तरह से प्रसार देखा गया था, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को आगाह होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कोरोना वही है और इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह से पहली लहर थी, पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर खतरनाक थी, और अब जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो लोगों को समझना चाहिए और जो राजनीति है उसको भुलाकर, या चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव के भी अलग आयाम गढ़ने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक माहौल चला और कोरोना के कारण कई चीजों में तब्दीली आई है, शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली आई है, तमाम चीजों में तब्दीली आई, तो राजनीति में भी तब्दीली आनी चाहिए। वर्चुअल माध्यम से तमाम चीजें जो गैदरिंग की जाती है या भाषण होता है वो वर्चुअल माध्यम से किए जाए, तो लोगों को बचना जरूरी है। अब देखना होगा कि किस तरह से, जिस तरह से अगर देखा जाए संक्रमण फैला है केरल में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफी भयावह स्थिति नजर आ रही है और तीसरी लहर का तक की लोग जिक्र कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां पर काफी मात्रा में जनसंख्या, और यहाँ पर जब कोरोना जैसी भयावह बीमारी आती है तो स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जी चंद्रमणि आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रिंस भी दिल्ली से बने हुए हैं। प्रिंस, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नजर आ रहे, राजधानी में भी हालात वैसे ही हैं। चाहे हम जंतर मंतर पर किसानों की
संसद की बात करें, परमिशन तो वहां पर दी गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन भीड़ जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आए दिन आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ ही साथ सावन के महीने में जिस तरह से भारी संख्या में भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखी गई है, कई जगह पर भीड़ को देखते हुए मंदिरों को बंद किया गया, पट बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों की जो संख्या है शिवालयों में भारी संख्या में बनी रही। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं दूसरी लहर के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह और प्रशासन की हीला हवाली यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि ना राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में और ना ही मंदिरों पर भीड़ को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हिदायत दी जा रही है? जी प्रिंस। जिस तरीके के सभी बॉर्डर पे आज किसान बैठे हुए और उन किसान को देखते प्रशासन पहले जो है वहां मुझसे। दूसरा नंबर ये है कि जितने राजनीतिक दल है जिनका जो है मानसून सत्र चल रहा है, क्या नाम है आपका पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल नजदीक पड़ता है जंतर मंतर। जंतर मंतर से इस वक्त 500 से लेके 600 किसान बैठे हुए। पहले 200 की परमिट दी गई थी, आज 600 किसान बैठे हुए। प्रशासन तो वहाँ लोगों को क्या गाइडलाइन चलेगी? राजनेता तो वहां जा रहे हैं, राजनेता को सुरक्षा देना चाहिए, दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस उसमें लगी है। थाना में कितने लोग, थाने में कितने कर्मचारी होंगे, थाने में कितने प्रशासन होंगे? 5, 10, 20। लेकिन यहाँ तक तो आला अधिकारी है, इनको कौन देखे? नेता की कमी है और जी बिल्कुल प्रिंस, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, लौट के आएंगे आपके पास। स्वाति, जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की बात की जा रही है, राज्य सरकारों की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आम जनता की भी हम बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने जब राय दी थी तब तमाम जनता के लिए ये राय थी कि कहीं ना कहीं हमें अभी भी सतर्क और सावधान रहना है। लेकिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ मंदिरों में भी जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और प्रशासन की ढिलाई का भी ये नतीजा सामने आ रहा है। जी स्वाति। स्वाति, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सावन माह जिस तरह से चालू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से शिवालयों में जो भीड़ देखी गई, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने विदाउट मास्क के और बिना किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पाए गए। हमने उन लोगों से बातचीत करनी भी चाहिए। कई लोगों की ऐसी राय है कि अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर एमपी में जिस तरीके से चलते जा रहा है, तो एक बार वैक्सीन लगा ली तो इसके बाद हमें किसी तरीके का डर नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को अभी भी डरने की जरूरत है, क्योंकि हर वक्त जो है कोरोना का रूप बदल रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा गया है कि आने वाली जो तीसरी लहर है, ये तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। ऐसी स्थिति में हर किसी को इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन के बावजूद आपको पूरी तरीके से मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग और साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूरे काम अभी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं बता सकते, क्योंकि सेकेंड लहर में जिस तरीके से जो हमने जनहानि देखी हुई है, जितने लोगों की मौतें देखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर से जो है लोग इस तरीके का दौर देखना पसंद करेंगे। इसलिए लोगों को भी सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल स्वाति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमणि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहाँ बातचीत कर रहे हैं, चिंता ये है कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा भी प्रशासन की ढिलाई का मामला सामने आ रहा है, लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में ये लापरवाही कहीं आने वाले दिनों में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का हिस्सा न बन जाए और कहीं एक बार ऐसा ना हो जाए कि तीसरी लहर को लेकर फिर दूसरी लहर जैसे हालात पैदा हो जाएं। इस लहर को यदि रोकना है, इसे काबू में करना है, तो हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहना होगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।